हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? हम पढ़ रहे हैं विपिन चंद्र के आधुनिक भारत का इतिहास अध्याय 2। अध्याय 1 मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके यूट्यूब उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और साथ ही साथ अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अध्याय 2 का, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 हमने कल पढ़ लिया था। कितना पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। क्योंकि अगर कोई न्यू होगा तो रिवीजन कर लेगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी तो आप उस वीडियो पे जाके पूरा वीडियो वो देख सकते हैं। क्लास 2, आज क्लास 3 है, ठीक है। तो यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, हमने कल का जो अध्याय था हमारा क्या था? भारत में दूसरा अध्याय जो है आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र की पुस्तक में भारत में यूरोपियों का आगमन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर स्टार्ट होता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पर बात कर लेते हैं हम। देखिए कल का क्या था कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध काफी पुराने हैं, ठीक है। व्यापारिक संबंध क्या है? काफी पुराने हैं। और हम क्या देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड मसालों के द्वीप के लिए एक अधिक सुरक्षित समुद्री मार्ग की तलाश करने लगते हैं, ठीक है। और उस तलाश में क्या होता है? वास्को डिगामा की एंट्री होती है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज करता है। देखिए मैं बहुत जल्दी रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे का स्टार्ट करवाना है। तो मैं बहुत डीपली मैंने उस वीडियो में क्लास 2 में पढ़ाया है आपको। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, तो मैं बहुत तेजी से चलूंगी क्योंकि नया स्टार्ट करना है। वास्को डिगामा भारत की खोज करता है। पहला पॉइंट क्या है? भारत और यूरोप व्यापारिक संबंध काफी पुराने और काफी अच्छे रहते हैं। हम पढ़े भारत में यूरोपियों का आगमन, संबंध काफी अच्छे हैं, ठीक। समुद्री मार्ग की भी खोज हो गई। भारत की खोज यानी कि समुद्री मार्ग की खोज करता है। बहुत अच्छे से समझिए, भारत की खोज यानी कि समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा करता है। कल की क्लास में मैंने बताया है, सुबह 8 बजे आपके पास वीडियोस आ जाती हैं क्लासेस की, ठीक है। तो देखिए भारत की खोज करता है, समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा करता है। ऐसा बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि वास्को डिगामा आया और उसने भारत खोज के निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने समुद्री मार्ग की खोज की। और उससे पहले भी 1498 से क्या पहले व्यापार नहीं होता था? होता था। 1498 से पहले भी व्यापार होता था। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? स्थल मार्ग से व्यापार होता था, जमीनी से व्यापार होता था, लेकिन वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कोलंबस ने भी अमेरिका की खोज की रहती है। आगे हम जल्दी बढ़ते हैं। यूरोप के व्यापारी और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अपने अधीन बनाने का लंबा सिलसिला स्टार्ट कर दिया। क्या करते हैं? अपने अधीन बनाते। यूरोप के जो व्यापारी हैं वो एशिया के देशों को, ठीक है, एशिया के देशों को क्या करते हैं? एशिया के देशों को अपने अधीन बनाना शुरू कर देते हैं। अधीन बनाना, अब मोहब्बत से तो करेंगे, सीधी सी बात है। तो सैनिक बल द्वारा अपने अधीन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। गोवा में 1510 में अधिकार करने वाले अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था तब फारस खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर माल्या में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया की स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों का कब्जा था। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विश्व में उस समय, तो एक बहुत बड़ी शक्ति थी पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। इनका एकाधिकार था व्यापार में, एशियाई देशों में इनका एकाधिकार था, पुर्तगाल और स्पेन का। ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ कल जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। इनका एकाधिकार रहता है। क्या करते हैं ये लोग कि इन लोग सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, लेकिन अब मार्केट में एक नई शक्ति इंटर करती है, इंग्लैंड, हॉलैंड। अब इनके बीच क्या हो गया? इन दोनों के बीच जो है प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पुर्तगाल, स्पेन
और इंग्लैंड हॉलैंड के बीच। और सबसे तगड़ा होता है पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच, सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए पुर्तगाल बहुत ज़्यादा, भारत अगर हम एशिया के देशों पे नज़र डालते हैं तो भारत एक कोहिनूर है हमारा देश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे आप बोल सकते हैं, मसाले, मलमल, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं जिससे व्यापार किया जा सकता है। तो पुर्तगाली भारत की तरफ काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे थे व्यापार करने के लिए। हाँ, अब इंग्लैंड भी इनकी चकाचौंध, इतने ज़्यादा फायदे देख के, प्रॉफिट देख के भारत की तरफ बढ़ने लगता है, एशियाई देशों की तरफ बढ़ने लगता है और इंग्लैंड भी इंटर कर जाता है। अब हम क्या देखते हैं 1599 में, ठीक है, 1599 में, बहुत जल्दी जल्दी मैं रिवीजन करवा रही हूँ। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। ठीक है, क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं पूर्व से व्यापार करने के लिए। ठीक है, पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाते हैं। और फिर 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार इनको दे दिया रहता है। देखिए 31 दिसंबर 1600 में इन्हें एक अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक अधिकार प्राप्त हो जाता है किससे, महारानी एलिजाबेथ से इन्हें अधिकार प्राप्त हो जाता है कि ये व्यापार कर सकते हैं, ये कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, और इस कंपनी को जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। देखिए उदय, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने कल भी बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये उदय माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय माना जाता है। कैसे उदय होता है, पुर्तगाल बहुत तेजी से व्यापार कर रहा होता है, इंग्लैंड उसको देख के अट्रैक्टिव होता है, उसकी चक्काचौंध से मलमल का व्यापार, रेशम का व्यापार, मसालों का व्यापार, तो वो एशियाई देशों की तरफ खिंचता है। जब एशियाई देशों की तरफ खिंचता है तो पूर्व में व्यापार करने के लिए ये एक कंपनी बनाते हैं 1599 में, जिन्हें एकाधिकार रॉयल चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा प्राप्त होता है 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत तेजी से ये भारत में पैर पसारने लगते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम एकाधिकार प्राप्त है 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सबसे पहले जो फैक्ट्रियां हैं उनके नाम अच्छे से याद कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, 1608 में सूरत में, ठीक है, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि 1615 में उनका दूत सर टॉमस रो से पहले हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस एंड सर टॉमस रो, ये अंग्रेजी राजदूत रहते हैं जो किसके दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं। उस समय मुगल शासक कौन था, जहांगीर था। तो जहांगीर के दरबार में हॉकिंस और सर टॉमस रो आते हैं और आज्ञा लेते हैं कि भैया हम व्यापार करना चाहते हैं। मुगल बिल्कुल खुली आज़ादी दे देते हैं, कहते हैं आइए व्यापार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1615 में उनका दूत सर टॉमस मुगल दरबार में पहुंचता है। रोम मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करा लेते हैं। मतलब शाही फरमान जारी करा लेता है कि भारत में आप व्यापार आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सम्राट का हुक्म है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी व्यापार करने में। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, 1662 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करती है तो पुर्तगालियों ने बंबई का द्वीप उन्हें दहेज में दे दिया रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार। ठीक, 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करी। देखिए बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1608 में सूरत में, फिर उसके बाद 1623 में कहाँ पे, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम। सूरत हम पहले लिख चुके हैं, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थी, क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ रहा था। विजयनगर महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था। देखिए दक्षिण में इन्होंने बहुत तेजी से अधिकार किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं था। विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, नष्ट हो चुका था। तो विजयनगर साम्राज्य में कोई भी बड़ा राज्य नहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है तो कंपनी धीरे धीरे दक्षिण की तरफ पैर पसारने लगती है, दक्षिण की तरफ फैलने लगती है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब हम बात करते हैं 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। देखिए जैसे ही उनको प्राप्त होता है दहेज में, उसके कुछ सालों बाद वो उसको किलेबंदी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की रहती है। ठीक है, अब 1633 में अगर हम बात करते हैं पूर्वी भाग की, ठीक है, पूर्वी भाग की अगर हम बात करते हैं तो 1633 में उड़ीसा में स्थापित कर देती है, उड़ीसा में स्थापित कर देती है। और 1651 में से बंगाल की हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल जाती है। ठीक, देखिए अब उनका सपना क्या रहता है ना, जो मैंने कल समाप्त किया था, व्यापारिक सत्ता नहीं, राजनीतिक सत्ता। अब यहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करते, रिवीजन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमने कल कहाँ पे खत्म करवाया था, राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता उनकी क्या होती है, अब उनको राजनीतिक सत्ता चाहिए, अब व्यापारिक सत्ता उनको नहीं चाहिए। अब अंग्रेजों के दिमाग में क्या आता है कि उन्हें राजनीतिक सत्ता चाहिए, वो भारत को अपने अधीन बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि 1686 में, आज का ये नया सिलेबस, आज का ही नया आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया, अंग्रेजों ने हुगली को क्या किया रहता है, तहस नहस कर दिया रहता है और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी रहती है। अभी तक देखिए इतना सब कुछ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं। कहाँ 1600 में उनका स्टार्टिंग होती है, उन्हें एलिजाबेथ द्वारा एक चार्ट, रॉयल चार्ट इन्हें रॉयल चार्ट एकाधिकार प्राप्त रहता है कि आप जाके पूर्व में व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बन के भारत में आ भी जाती है और व्यापार करना शुरू भी कर देती है और बहुत तेज़ी से बढ़ने भी लगती है। अब क्या हो जाता है, 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया तो मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, अब ये जो इनका सपना रहता है ना, इनका सपना कौन सा रहता है, राजनीतिक। तो राजनीतिक, उस समय मुगल भारत में शासन कर रहे थे, मतलब मुगल साम्राज्य था, भले ही गिरता पड़ता सही लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित था। तो अब ये जो अंग्रेज हैं ये किससे लड़ रहे हैं, अब इनके दिमाग में जो राजनीतिक सत्ता पनप रही है, ये कीड़ा उनके दिमाग में जो चल रहा है, अब वो कहाँ अटैक करते हैं, मुगलों से लड़ना शुरू कर दे। सोचते हैं कि अब हम मजबूत हैं, हम मुगल से लड़ सकते हैं। तो क्या करते हैं, 1686 में जब अंग्रेज हुगली को तहस नहस कर देते हैं, मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो जाती है। वहीं से अंग्रेजों और मुगलों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो जाती है जब वो 1686 में हुगली को तहस नहस करके युद्ध की घोषणा कर देते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं। यहां से आगाज हो जाता है इनकी शत्रुता का, मुगल और अंग्रेजों की। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहता है। देखिए मुगल समाप्ति पे हैं, लेकिन मुगल अंपायर भारत को अच्छे से जानता है, इतने टाइम तक शासन कर चुका है, एक काफी बड़ा अंपायर है, तो आप उससे इतनी जल्दी लड़ नहीं सकते। आप बाहर से आए हो, आप व्यापार करने के लिए आए हो और इतनी जल्दी आप सोच रहे हो कि बस एक सदी में ही हम कहीं अपना ये शासन स्थापित कर लें, राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लें, तो इतनी जल्दी नहीं होगा। और वही होता है कि अंग्रेज मुंह की खाते हैं और बिल्कुल बुरी तरह से हारते हैं। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहता है। उन्हें बंगाल स्थित अपनी फैक्ट्रियों तक से खदेड़ दिया जाता है। वे गंगा के मुहावने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए, जो बीमारियों का गढ़ बन जाता है। उनका सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और बंबई स्थित उनके किलों पर घेरा पड़ जाता है। मतलब बहुत बुरी तरह से मुगल इनको तहस नहस बर्बाद कर देते हैं। यह देखते हुए कि अंग्रेज अभी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किया उन्हें क्षमा कर दिया जाए। देखिए साम दाम दंड भेद ये सब अपनाया उन्होंने और झुक भी गए वो तुरंत। और हमारे मुगल अंपायर, क्या कहें उस समय का जो भी फारूक सियार, मुझे मुगल अंपायर में सबसे बेवकूफ़ शासक लगता है और उस समय वही शासन कर रहा होता है। और वो क्या करता है, बहुत आसानी से इनको माफ़ कर देता है। हाजिरी बजाई प्रार्थना की कि उन्हें जो अपराध उन्हें क्षमा किए जाए। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशी को फौरन माफ़ कर देते हैं। मुगल अधिकारी अंग्रेजों की इस बदतमीजी, इस बदमाशी को माफ़ कर देते हैं। वो आगे का नहीं सोचते कि आज जब वो इतने कम समय में इतना बड़ा सोच सकते हैं, भारत पे अधिकार सोच सकते हैं, मुगल जो शासन है उसको तोड़ने की सोच सकते हैं, तो सोचिए अगर इन्हें भारत पे रहने दिया जाएगा तो ये आगे क्या क्या कर पाएंगे। पर वो ऐसा कुछ
भी नहीं सोचते भविष्य के लिए और उनकी बदमाशी को माफ कर देते हैं। और जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्रों में काफी मजबूत थे, इसलिए वे ईरान, पश्चिमी एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाजरानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ थे। इसलिए औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी रहती है। ठीक है, व्यापार करने की छूट क्या रहती है, औरंगजेब उन्हें दे देता है, छूट दे दी रहती है। और 1698 में कंपनी ने सूतानाटी कलकत्ता और गोविंदपुरी की जिम्मेदारी प्राप्त कर ली रहती है। वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया रहता है। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन जाता है। देखिए 1708, अगर हम बात करते हैं 1700 में, तो 1708 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल अंपायर खत्म पे रहता है। ठीक है, मुगल अंपायर एकदम खत्म पे रहता है। उसके बाद कोई ऐसा शासक होता नहीं है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल अंपायर को सही संभाल पाए। और यही वो टाइम मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को भारत में अपने पैर पसारने का। क्योंकि देखिए वो औरंगजेब से एक बार बहुत बुरी तरह से मुंह की खा चुके रहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, 1698 में कंपनी ने सूतानाटी, कलकत्ता और गोविंदपुरी की जिम्मेदारी प्राप्त कर ली रहती है और वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। फोर्ट विलियम, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्ट विलियम, ठीक है। फोर्ट विलियम नाम का किला बनाता है जो बाद में क्या बन जाता है, कलकत्ता। फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाता है, उसके किनारे किनारे एक नगर बसाता है, वही नगर बाद में कलकत्ता के नाम से मशहूर हो जाता है। ठीक, 1717 में कंपनी ने सम्राट फारूक शाह से एक फरमान प्राप्त किया। अब ये सबसे बेवकूफ आ गया। ठीक, फारूक शाह से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसने 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन में तक भी बढ़ा दिया गया। गुजरात और दक्कन तक। देखिए औरंगजेब क्या करता है कि जब ये युद्ध करते हैं, जब ये 1686 में युद्ध करते हैं, ठीक है, हुगली को तहस नहस कर देते, तो औरंगजेब इनके अधिकार कम कर देता है। लेकिन जब फारूक शाह वापस आता है शासन में तो ये लोग क्या करते हैं, 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता प्राप्त करने के लिए कहते हैं और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया जाता है। और बिल्कुल वैसा ही होता है। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं हुई मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। देखिए राजनीतिक इच्छा तो उनकी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो हार जाते हैं, लेकिन फारूक शाह जैसे सम्राट की बेवकूफ़ियों की वजह से उनका जो व्यापारिक फायदा रहता है, व्यापारिक जिसे आप बोल सकते हैं, उनका प्रॉफिट रहता है, लाभ रहता है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और फलता फूलता चला जाता है। अब हमें देखने को मिलता है भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पौंड का था मगर 1740 तक वो 1,69,05,000 पौंड का हो गया। मद्रास, मुंबई, कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां तक विकसित होकर नगर बन चुकी थी। ठीक है, ये अंग्रेज बस्तियां थी, मद्रास जिसे आज चेन्नई कहते हैं, बम्बई और कोलकाता की अंग्रेज बस्तियां अब क्या बन चुकी थी, नगर बन चुकी थी। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कलकत्ता की 2 लाख और बंबई की 70,000 हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ 18वीं सदी तक मद्रास की जनसंख्या 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख, बंबई की 70,000। ये अंग्रेज बस्तियां थी ये, और इनकी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी 18वीं सदी में। मद्रास में 3 लाख लगभग, कलकत्ता में 2 लाख, बंबई में 70,000 तक बढ़ गई। एक नगर इन्होंने स्थापित कर लिया और वो धीरे धीरे आगे महानगर में परिवर्तित हो जाता है। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री किला बंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई भी काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था, लेकिन फिर भी वो क्यों बेचैन रहते थे भारत में नौकरी करने के लिए इसलिए बेचैन रहते थे क्योंकि कंपनी उन्हें अधिकार देती थी कि वो भारत में आंतरिक व्यापार कर सकते हैं। तो वो इस प्रॉफिट को सोचते हुए भारत में नौकरी करने के लिए तैयार रहते थे, इतने कम सैलरी पर भी। आगे चलिए पढ़ते हैं उसी को। कम वेतन मिलता था, उनका वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी।
इसी आमदनी के लिए वे कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था। अब आगे हम दूसरी हेडिंग आज पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहली हेडिंग तो हमने खत्म कर ली बहुत अच्छे से, 2 हेडिंग्स हमने खत्म कर ली। अब हम दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं, अध्याय 2 की, नहीं दूसरी हेडिंग नहीं, सॉरी, ये आपकी तीसरी हेडिंग मुझे लगता है होगी। हाँ, क्योंकि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है। हाँ, ये तीसरी हेडिंग है आपका, दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, ये पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए आज कंप्लीट हो पाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसको कल देखेंगे, क्योंकि रिवीजन भी करवाना रहता है, इसका टाइम चला जाता है। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, नए नए क्षेत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी, वो 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी। वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी, अंग्रेज की वजह से धूमिल पड़ने, औरंगजेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी, लेकिन फारूक शाहयार जैसे मुगल सम्राट की वजह से वो फिर से उभरने लगी। और 1740 में वो जो दिल में एक छुपा हुआ डर था कि वो मुगल साम्राज्य को नहीं हरा पाएंगे, वो भारत में राज नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका था। और वो पुरानी इच्छाएं, राजनीतिक सत्ता की इच्छाएं प्रबल होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। 1740 के दशक में दोबारा उभरी, जब मुगल साम्राज्य का पतन कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा था। नादिर शाह के हमले के बाद केंद्र सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर अटैक किया तो वैसे भी मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था। इन परिस्थितियों में विदेश को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामले पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। देखिए मेन कमान तो हाथ से जा चुकी थी। मेन कमान का हाथ से जाने का मतलब क्या है, दिल्ली से अब कोई भी पूरे भारत पे राज नहीं कर रहा था, किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, कैसे व्यापार किया जाए कैसे नहीं किया जाए इसके बारे में कोई भी अधिकार देने वाला नहीं था। तो अब इसी चीज का फायदा उठाया जो विदेशी थे। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दक्षिण भारतीय राज्यों के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। अब वो नियंत्रण, अब जो ये व्यापारी हैं ये अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे थे भारत में, क्योंकि केंद्र से दिल्ली से अब कंट्रोल खत्म हो चुका था नादिर शाह के अटैक के बाद। लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले नहीं थे। व्यापारिक और राजनीतिक दावे रखने में अंग्रेज अकेले नहीं थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही दौड़ में नहीं थे, बल्कि और भी लोग थे। तो कौन थे वो? दक्षिण भारतीय मामले में व्यापारिक राजनीतिक दावे रखने में केवल अंग्रेजी अकेले नहीं थे। 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को तो नष्ट कर चुके थे, पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बन चुका था। देखिए पुर्तगाल खत्म, फ्रांस खत्म, ये तो पहले ही वो खत्म कर चुके थे, लेकिन अब एक नया पुर्तगाल और स्पेन खत्म, पुर्तगाल और स्पेन खत्म हो चुका था, लेकिन अब उनके सामने क्या आ चुका था? फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी अंग्रेजों के सामने बन चुका था। अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दो, जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं ना दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों की ये बीच की अब लड़ाई हो गई थी भारत को लेकर। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों में भयानक युद्ध होते रहे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पौंडीचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्थापना 1664 में हुई थी, 1664 में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पांडुचेरी में अपनी एक मजबूत स्थिति बना ली थी। पांडुचेरी की पूरी तरह किलाबंदी किया गया था। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनी की कुछ फैक्ट्रियां भी थी। देखिए फ्रांसीसी कंपनी कब स्टार्ट होती है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित होती है और वो धीरे धीरे कलकत्ता के पास चंद्रनगर और पौंडीचेरी में अपनी एक मजबूत स्थिति बना लेती है, फैक्ट्रियां भी डाल लेती है। इसने हिंद महासागर में मॉरिशस और रियूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर रखा होता है, तो इसके कारण उसको काफी ज्यादा सहायता मिलती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी। देखिए बुरी तरह से वो फ्रांस सरकार पर निर्भर थी। फ्रांस सरकार जो कहती थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल वैसे ही काम करती थी। जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उसके
उसकी सहायता करती थी। देखिए फ्रांसीसी सरकार ही उसको कर्जे देती थी, पैसा देती थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसे बोल सकते हैं आप पालनहार कौन था? फ्रांस सरकार थी। इसके फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। वहीं 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती थी और कंपनी पर सरकार का यह नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा। 1742 में यूरोप में, देखिए यूरोप का भी असर भारत में बहुत देखने को मिलता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी पर निर्भर रहती है और 1742 में यूरोप और फ्रांस 1742 में यूरोप में क्या देखने को मिलता है? एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हो जाता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, और इंग्लैंड के ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित रहती है। अब खुन्नस तो निकालेंगे यहाँ से। तो यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठता है और यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच जाता है और यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी टकराने लगती है। अब यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों टकराने लगती है, क्योंकि 1742 में युद्ध तो वहाँ पे चलता ही रहता है। इस समय पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी को, फ्रांसीसी सत्ता को भारत में कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंचाने में डुप्ले का बहुत बड़ा योगदान रहता है। डुप्ले था जिसने यह नीति निकाली थी कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए, एक के खिलाफ दूसरों का साथ देकर विजेता से मुद्रा व्यापार और क्षेत्र संबंधित लाभ लिए जाए, साम दाम दंड भेद। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। देखिए अंग्रेज क्या करने लगे थे, भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे अब वो खुल के इनके खिलाफ बगावत कर